हेलो जे एस्पिरेंट्स, माई सेल्फ गौरव शर्मा। आज आपके सामने फिर से मैं लेकर आया हूं तेजस सीरीज का एक और वीडियो। जी हाँ, हम लोग अभी तक तेजस सीरीज में स्टोइशियोमेट्री और रेडॉक्स के 2 वीडियोस देख चुके हैं। इसमें कहीं ना कहीं आपको ये समझ में आ रहा है कि जेई एडवांस एग्जामिनेशन अगर क्रैक करना है तो किस किस बातों का ध्यान रखना होगा। बातें तो वही हैं जो आपको बताई गई हैं। क्या वी हैव टू अचीव हाईएस्ट लेवल ऑफ प्रोफिशिएंसी इन आवर सब्जेक्ट्स। तो इस वाले टॉपिक में भी हाईएस्ट लेवल ऑफ प्रोफिशिएंसी हम अचीव करने के लिए इस वीडियो के साथ साथ चलेंगे। पर एक और बात है जो आपको इस सीरीज के चलते चलते गेन होने वाली है, वो है एग्जामिनेशन एप्टीट्यूड। जी हाँ, जेईई एडवांस एग्जामिनेशन एक पर्टिकुलर एग्जामिनेशन एप्टीट्यूड के होने पे ही क्रैक हो सकता है। मतलब अगर वो एप्टीट्यूड किसी बच्चे में है तभी वो टॉप रैंक्स में आएगा। चाहे वो एग्जामिनेशन एप्टीट्यूड की बात जैसे हम लोग पहले करते थे कि हम लोगों को कोशिश ये करनी है कि वो एग्जामिनेशन एप्टीट्यूड इसके साथ साथ डेवलप करें। तो जो बच्चे तेजस सीरीज को LNJE यूट्यूब चैनल पे रेगुलरली फॉलो कर रहे हैं उनका वो एग्जामिनेशन एप्टीट्यूड डेवलप हो जाएगा। ठीक है, एग्जामिनेशन एप्टीट्यूड की जैसे कि पहले भी बात की थी, जनरली जेईई एडवांस अगर उसी कंसेप्ट पे क्वेश्चन देता भी है तो एक नए फ्लेवर के साथ देता है। तो बेसिकली हमारी एक आदत बननी चाहिए कि हम नए फ्लेवर के क्वेश्चंस कर पाएं। ठीक है, नए फ्लेवर के क्वेश्चंस अगर हम कर पाएंगे तो हमारी एक बढ़िया आदत बनी रहेगी। दूसरी बात, हम लोग हमेशा कोशिश ये भी करते हैं कि एक कोई भी पैटर्न का अगर सरप्राइज हो तो हमारे लिए शॉक नहीं लगना चाहिए। जी हाँ, जेईई एडवांस जनरली सरप्राइजेज यू बाय अ पैटर्न, उसका कोई भी फिक्स पैटर्न नहीं है। इसके अलावा मैंने आपको बोला था एग्जामिनेशन एप्टीट्यूड में क्या मायने रखता है, वो रखता है रीडिंग द माइंड ऑफ एग्जामिनर। जी हाँ, एग्जामिनर आपसे क्या एक्सपेक्ट कर रहा है, ये एग्जामिनर ने इस क्वेश्चन को बनाते वक्त क्या माइंड में रखा है आप स्टूडेंट के लिए, हमें उसको अगर रीड करना आ गया तो मैं आपको बता रहा हूं सिंगल डे डबल रैंक लानी है तो आपको फिर यहीं पे ही फॉलो करते रहना है। तो LNJ यूट्यूब चैनल पे आप फॉलो करते रहिए और जेईई एडवांस को क्रैक करने की अपनी पूरी तैयारी करते जाइए। तो चलिए फिर हम लोग अब कंटिन्यू करते हैं। लास्ट टाइम हमने काफी हद तक मोल कंसेप्ट की बातें की थी और आपको पता है मोल कंसेप्ट इज द बैकबोन ऑफ केमिस्ट्री। अब हम धीरे धीरे रेडॉक्स की तरफ मूव करेंगे। जी हाँ, रेडॉक्स जिसमें इक्विवेलेंट कंसेप्ट वगैरह की बातचीत होती है, तो अगर उसमें मूव करना है तो मैं आज फिर कुछ क्वेश्चंस लेकर आया हूं आपके लिए, उसके हेल्प से आपको मैं वहां पे धीरे धीरे स्विम थ्रू करा दूंगा। एक कॉम्प्रिहेंशन टाइप क्वेश्चन है, पहले इसको समझते हैं क्वेश्चन क्या है। लाइक एसिड बेस्ड टाइट्रेशन, इन रेडॉक्स टाइट्रेशन आल्सो द इक्विवेलेंस पॉइंट इज रीच्ड व्हेन द रिड्यूसिंग एजेंट इज कंप्लीटली ऑक्सीडाइज्ड बाय द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो रिड्यूसिंग एजेंट completely oxidized होगा by the oxidizing agent, but contrary to the acid base titration, oxidizing agents can themselves be used as internal indicator in redox titration। तो कई बार ऐसा होता है जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं वो एक इंडिकेटर का भी काम करते हैं। मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहीं ना कहीं कलर चेंज करेंगे तो वो उस टाइट्रेशन के अंदर इंडिकेटर का भी काम करेंगे। आप लोगों को मैंने पहले भी बताया था कि जब भी कभी कोई भी स्टेटमेंट दिए जाएं जेईई एडवांस क्वेश्चंस में तो हमें लाइन बाय लाइन पढ़ के उसको एनालाइज करना है। अगर लाइन बाय लाइन पढ़ के एनालाइज करेंगे तो पूरा की पूरा पढ़ने के बाद एक जो प्रेशर क्रिएट होता है ना माइंड में, वो कई बार नर्वसनेस क्रिएट कर देता है। लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे आराम आराम से पेशेंस के साथ और फिर उसको एनालाइज करेंगे। तो यहां तक समझ में आ गया, रेडॉक्स टाइट्रेशन में रिड्यूसिंग एजेंट्स ऑक्सीडाइज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, और कई बार ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स कलर चेंज करते हैं और वो एक तरह से इंटरनल इंडिकेटर का काम भी करते हैं, हमें एक सेपरेट इंडिकेटर नहीं लेना पड़ता। आगे पढ़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल डाइक्रोमेट, ये ऑरेंज कलर का एनाइन है, Cr3+, ये ग्रीन कलर का कैटाइन है, परमैग्नेटाइन ये पर्पल कलर का है, Mn2+, ये लाइट पिंक कलर का है। तो इन्होंने ये बताया ये सारे आयंस अगर हमारे सॉल्यूशन में बनते हैं तो हमें ये डिफरेंट डिस्टिंक्ट कलर्स दिख जाते हैं। तो इस तरह से इंटरनल इंडिकेटर्स का काम ये करेंगे। Where strength of the solution may be expressed as molarity, there is a number of moles of solute per liter of solution। तो कई बार स्ट्रेंथ हम लोग मोलैरिटी के टर्म्स में भी बताते हैं। तो इस कॉम्प्रिहेंशन के साथ अब हम देखते हैं क्या क्या पूछा जा रहा है। पहला क्वेश्चन क्या पूछा है, इन अ टाइट्रेशन एक्सपेरिमेंट अ स्टूडेंट फाइंड्स दैट 23.48 ml of a NaOH solution are needed to neutralize 0.5468 gram of
KHP मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिस, तो ये हो गया पोटेशियम हाइड्रोजन थैलेट। व्हाट इज द कॉन्सेंट्रेशन इन मोलैरिटी ऑफ NaOH सॉल्यूशन? तो सिंपल अगर मैं आपसे बात करूं तो ये क्या है, ये हमारे पास बेस है और ये हमारे पास एसिड है। एसिड पोटेशियम हाइड्रोजन थैलेट है, तो सीधी सीधी बात है, यहां पे इसका एन फैक्टर भी 1, उसका एन फैक्टर भी 1, तो दोनों का एन फैक्टर यहां पे 1 हो जाएगा, इसका भी एन फैक्टर 1 हो जाएगा। ठीक है, तो यानी कि दोनों के सेम नंबर ऑफ मोल्स कंज्यूम की हम लोग बातचीत भी सोच सकते हैं। व्हाट इज द कॉन्सेंट्रेशन मोलैरिटी ऑफ NaOH सॉल्यूशन? तो NaOH सॉल्यूशन की मोलैरिटी हमें पता लगानी है। पोटेशियम हाइड्रोजन थैलेट, क्यों ना इसका मॉलिक्यूलर मास निकाल लेते हैं। पोटेशियम का 39, हाइड्रोजन का 1, कार्बन का 12 96 प्लस 4 प्लस 16 4 64 फॉर ऑक्सीजन। ये आ गया हमारे पास 96 प्लस 4 100 100 और 40 140 और ये 204 आ गया, 204 ग्राम पर मोल इज द मॉलिक्यूलर मास ऑफ पोटेशियम हाइड्रोजन थैलेट। ठीक है, अब देखिए आप, पोटेशियम हाइड्रोजन थैलेट का मॉलिक्यूलर मास है, इसका मास है मेरे पास, तो इसके मोल्स या मिलीमोल्स आ जाएंगे। और NaOH के लिए हम लिखेंगे मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम इन मिलीलीटर इज द मिलीमोल्स ऑफ NaOH। बहुत सिंपल हो जाएगा, मिलीमोल्स ऑफ NaOH इज इक्वल टू मिलीमोल्स ऑफ पोटेशियम हाइड्रोजन थैलेट। अगर हम चाहें तो मिली इक्विवेलेंट से भी कर सकते हैं, तो हम कैसे लिखेंगे, मिली इक्विवेलेंस ऑफ NaOH इज इक्वल टू मिली इक्विवेलेंस ऑफ पोटेशियम हाइड्रोजन थैलेट। ठीक है, अब इसी में आगे बढ़ते हैं। हमारे पास वॉल्यूम क्या दिया है, 23.48। ठीक है, मोलैरिटी हमें निकालनी है और इसका एन फैक्टर है 1, तो फाइनली हो गए मिली इक्विवेलेंस। मिली इक्विवेलेंस क्यों, कोई वॉल्यूम इन मिलीलीटर लिया है। और अगर हम पोटेशियम हाइड्रोजन थैलेट की बात करें तो हमारे पास दिया हुआ 0.5468 ग्राम्स अपॉन 204, ये होगा इसके मोल्स, इंटू 1000 कर दिया, ये होगा इसके मिलीमोल्स, इंटू एन फैक्टर 1 कर दिया, ये होगा इसके मिली इक्विवेलेंस। फाइनली हमारे पास ये कंडीशंस आ गई। अगर हम इसको अब सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, मोलैरिटी इज इक्वल टू 0.5468 इंटू 1000 अपॉन 204 इंटू 23.48। अगर मैं इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर दूं हो जाएगा 546.8, 546.8 और ये आ रहा है मेरा ऑलमोस्ट 417, मतलब 4700 के आसपास आ रहा है। तो 546.8 अपॉन 4700, तो 0.1 थोड़ा सा ज़्यादा आ जाएगा कुछ ये। ठीक है, तो बड़ा इजीली हम कह सकते हैं हमारा आंसर फिर ये ए हो जाना चाहिए। तो मैं ये नहीं चाहता कि अब एग्जैक्ट कैलकुलेशन हमेशा करें। कई बार क्या होता है, हमें अप्रॉक्सीमेट कैलकुलेशन से देखो समझ में आ रहा है, ये 546.8 हो गया, 204 इंटू 23.48 ऑलमोस्ट 4700 के नज़दीक आ गया थोड़ा। तो 546.8 अपॉन 4700 के आसपास कुछ आएगा, तो 0.1 से थोड़ा सा ज़्यादा होगा, बाकी कोई ऑप्शन नियर बाय भी नहीं है। ठीक है, यही है हमारी स्मार्ट कैलकुलेशन। आप लोगों को लगता होगा कि क्या ज़्यादा मुश्किल कैलकुलेशन आ रही है, बिल्कुल मुश्किल कैलकुलेशन मेरे इसलिए नहीं है। जी हाँ, ए इज़ द राइट आंसर। ठीक है, अब आपको धीरे धीरे पता लग रहा है कि हमें क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करना है। चलिए और आगे बढ़ते हैं। एक और क्वेश्चन उन्होंने दिया हुआ है इसमें, अ 16.42 ml वॉल्यूम ऑफ 0.1327 मोलर KMnO4 solution is needed to oxidize 25 ml of FeFSO solution in an acidic medium। ठीक है, एसिडिक मीडियम इन्होंने दे रखा है, तो इसका एन फैक्टर क्या आ जाएगा, 5। आपको पता होगा KMnO4 का एन फैक्टर इन एसिडिक मीडियम 5 है, डाइल्यूट बेसिक ऑलमोस्ट न्यूट्रल में हमारा 3
और बेसिक एल्कलाइन मीडियम में ये आ जाएगा 1। या आप लोगों को ये इन्फॉर्मेशन याद रहनी चाहिए। व्हाट इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ FeSO4 बीइंग ऑक्सीडाइज्ड फॉर द रिएक्शन। तो इन्होंने पूछा कितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ FeSO4 ऑक्सीडाइज हो जाएंगे। देखिए इन्होंने तो यहाँ पे बैलेंस्ड इक्वेशन भी दे दी है, पर अगर हम चाहें तो ये भी कह सकते हैं Fe+2 से किस में जा रहा है, Fe+3 में, यानी कि इसका एन फैक्टर है 1 और इसका एन फैक्टर है 5, तो जितने भी मोल्स मेरे KMnO4 के लगेंगे उसके 5 टाइम्स मोल्स FeSO4 में Fe2+ से Fe3+ में वो जाएगा। और बैलेंस्ड इक्वेशन में भी हमें दिख रहा है इसके 5 टाइम द मोल्स हैं। ठीक है, व्हाट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ FeSO4 बीइंग ऑक्सीडाइज्ड। तो बहुत सिंपल है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ FeSO4 oxidized is equal to 5 times the number of moles of KMnO4। ठीक है, तो 5 टाइम्स द मोल्स ऑफ KMnO4 कितना आ जाएगा, तो 5 और KMnO4 के मोल्स मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम, तो ये हो गया 0.1327 और वॉल्यूम कितना दिया है 16.42, पर ये तो मिली मोल्स आ गए, तो हमें चाहिए थे मोल्स, तो ये हो गया डिवाइड बाय 1000। ठीक है, अब इन्होंने सारे आंसर 10⁻² मोल में दिए हैं, तो हम लोग एक जीरो काटने की कोशिश करेंगे, तो ये आ जाएगा मेरे पास 0.1327 इंटू, यहाँ पे डिवाइड बाय 2 करते हैं, 8.21 इंटू 10⁻² मोल। अब हमें देखना है ये कितना आ रहा है। देखिए ये कुछ 1 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, दिख रहा है हमें। ठीक है, तो 1 पॉइंट समथिंग का आंसर क्लोजली केवल ये बी ऑप्शन है। ठीक है, लेट अस सी, यस बी इज द राइट आंसर। कैलकुलेशन फिर से हमें कुछ भी खास नहीं करनी पड़ेगी। मैं आपको बता रहा हूं हमारे ऑप्शंस कई बार हमें कहीं ना कहीं इनवाइट कर देते हैं कि हम इजीली अप्रोक्सीमेशंस ले लें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। अ पर्पल कलर्ड सॉल्यूशन इज एडेड फ्रॉम अ ब्यूरेट टू FeSO4 solution kept in the flask. After some time, the purple color changes to light pink. The ion formed from that solution is. देखिए लाइट पिंक अभी हमें बताया था किसका था, चलिए मैं आपको दिखा देता हूं, Mn2+ का था लाइट पिंक। अच्छा यहीं पे लिखा हुआ है Mn2+ का लाइट पिंक था, तो Mn2+ का लाइट पिंक है। डायरेक्टली जो इंफॉर्मेशन दी हुई है उसने कंप्रीहेंशन में, वहां से हमें एज इट इज आंसर मिल जाएगा। मैं आपको बता रहा हूं जेईई एडवांस में भी आपको क्वेश्चंस ऐसे मिलेंगे जो कॉम्प्रीहेंशन से ही आपको डायरेक्ट आंसर दे देंगे। आंसर इसका डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Concentrated aqueous sulfuric acid is 98% H2SO4 by mass and has a density of 1.84 ग्राम पर ml। जब भी परसेंटेज बाय मास दिया हो सॉल्यूट का और डेंसिटी दी है, तो हम लोग उसकी मोलैरिटी कैसे निकालते हैं, मोलैरिटी इज इक्वल टू 10xD अपॉन m0। ये हमने लास्ट के 2 सेशंस थे उसमें भी डिस्कस कर रखा है, तो इसको फटाफट कर देता हूँ। 10% दिया है 98%, डी दिया है इन्होंने 1.84, मॉलिक्यूलर मास H2SO4 का 98, तो ये 98 कट जाएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा 18.4 मोलर। तो 18.4 मोलर H2SO4 सॉल्यूशन है। What volume of the concentrated acid is required to make 5 liter of 0.5 molar H2SO4 solution? तो बेसिकली हमें हाईली कंसंट्रेटेड H2SO4 सॉल्यूशन से ये वाला 0.5 मोलर वाला H2SO4 सॉल्यूशन बनाना है। नो डाउट मोल्स तो सेम रहेंगे, तो हम ये कह देंगे, और इसने कैसे पूछा, वॉल्यूम मिलीलीटर में पूछा है, तो वॉल्यूम इन मिलीलीटर ऑफ H2SO4 इनिशियली इनटू मोलैरिटी 18.4। ये शुरू में इसके मिलीमोल्स H2SO4 के हमें सॉल्यूशन में मिले, जो कि फाइनली भी कंजर्व रहेंगे। तो ये हो जाएगा 5 लीटर के लिए 5000 मिलीलीटर इंटू 0.50, तो मिलीमोल्स ऑफ H2SO4 इज कंजर्व। तो V इन मिलीलीटर क्या आएगा, तो अगर हम चाहें इसको 2500 लिख सकते हैं। तो
18.4 डिवाइड बाय 2500, तो ये एक तरीके से 100 एंड समथिंग कुछ आ जाना चाहिए। तो 100 एंड समथिंग कुछ आने के लिए तो बहुत सिंपल सा है, 135.85 ml। ठीक है, कितना आसान हो जाता है कैलकुलेशन अगर हम लोग देख पाए कि चॉइसेस में क्या क्या दिया हुआ है। तो मैं नहीं चाहता आप बहुत ज़्यादा फाइन कैलकुलेशंस करें जब तक कि मैंडेटरी नहीं हो। और मैं आपको बता रहा हूँ लास्ट तक कैलकुलेशन करने के लिए जब भी आपको जे एडवांस पुश करेगा, मतलब ही ये है कि उसने डेटा उसका कैलकुलेशन फ्रेंडली दिया होगा। चलिए आगे देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग, अब वाला कंप्रेशन पैसेज वाला हमारा क्वेश्चन खत्म हो गया, एक नया क्वेश्चन आ गया। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट? इक्विवेलेंट मास ऑफ Br3O8 इन द गिवन रिएक्शन इज 23। इन्होंने रिएक्शन दिया है, इसमें इक्विवेलेंट मास पूछा है, और अगर देखा जाए तो इसके सारे ऑप्शंस ऑल टुगेदरली इंडिपेंडेंट ऑप्शंस हैं। ठीक है, सारे ऑप्शंस ऑल टुगेदरली इंडिपेंडेंट ऑप्शन है, मतलब जे एडवांस का कई बार एक ही क्वेश्चन में 4 डिफरेंट इंफॉर्मेशन पे आपकी कैलकुलेशन चाहता है, एनालिसिस चाहता है, सारा सारा प्रोसेस चाहता है। तो इंडिविजुअल प्रोसेस की देख लेते हैं। Br3O8, तो सबसे पहले अगर Br3O8 की बात करें तो मैं तो सबसे आसानी से अगर बात करूंगा तो ये कर सकता हूं, Br3O8 का स्ट्रक्चर क्या है एक बार देख ही लेते हैं। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि मैं Br3O8 का स्ट्रक्चर क्यों बता रहा हूं। ये है Br3O8 का स्ट्रक्चर। Br3O8 के स्ट्रक्चर से मुझे ये पता लग गया सारा ऑक्सीजन -2 ऑक्सीजन स्टेट में है और यहाँ पे भी -2 में है, तो देयर इज नो चेंज इन ऑक्सीजन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन व्हेन दिस रिएक्शन इज गोइंग थ्रू। ठीक है, Br का ऑक्सीजन स्टेट यहाँ पे कितना हो जाएगा? या तो मैं तीनों Br का एक साथ ले लूं या सिंगल Br का लूं। अगर मैं यहां पर देखूं टोटल ऑक्सीजन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन क्या आ जाएगा? -16। टोटल ऑक्सीजन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन आ जाएगा -16 और Br का यहाँ पे हो जाएगा -16/3। ठीक है, और यहाँ पे Br का है 0। अगर मैं एन फैक्टर निकालूं Br3O8 का जिससे मुझे इक्विवेलेंट मास निकालने में आसानी होगी, तो 3 Br एटम्स सारे के सारे 16/3 से 0 में गए, तो 3 × 16/3 यानी कि इसका एन फैक्टर क्या आ जाएगा? अगर हम चाहें तो इसका एन फैक्टर यहां पे लिख सकते हैं, इसका एन फैक्टर आ गया 16। अब मुझे अगर पूछे इक्विवेलेंट मास ऑफ Br3O8, देखिए एटॉमिक मास इसने Br का हमें दे रखा है, यानी कि इस एटॉमिक मास के हेल्प से हम पहले इसका मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे। 80 × 3 240, तो 240 Br के लिए ये हो गया, और प्लस 16 8 128, तो ये हो जाएगा 128, तो ये आ जाएगा मेरे पास 368 डिवाइडेड बाय 16, जो भी आएगा 368 डिवाइडेड बाय 16 कितना हो जाएगा, इसको देखना पड़ेगा। ये इसका इक्विवेलेंट मास है 16 2 32, बिल्कुल सही है, इसका इक्विवेलेंट मास 23 ही आएगा। ठीक है, समझ आ गई बात? तो इक्विवेलेंट मास हमारा आ गया 23। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बी पार्ट। इन केस ऑफ ऑक्जेलिक एसिड H2C2O4, द एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर एंड इंडिविजुअल ऑक्सीजन स्टेट ऑफ कार्बन हैव द सेम वैल्यू। तो ये कहना चाहते हैं कि जो भी एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर है क्या ये सेम वैल्यू आएगा? चलिए देख लेते हैं। अगर मैं ऑक्जेलिक एसिड की बात करूं तो हम ये देख सकते हैं, एक सेकेंड, ये है हमारा ऑक्जेलिक एसिड का स्ट्रक्चर। ठीक है, कार्बन का ऑक्सीजन स्टेट यहां पे हमेशा +3 आ रहा है, देखिए यहां पर भी आ रहा है +3, यहां पर भी आ रहा है +3, यानी कि इंडिविजुअल कार्बन का ऑक्सीजन स्टेट +3, एवरेज भी ऑक्सीजन स्टेट +3 आ जाएगा, तो सेम वैल्यू आ गई। तो हम बहुत इजीली कह सकते हैं दिस इज ऑल्सो द राइट ऑप्शन। ठीक है, इन केस ऑफ आयोडोमेट्रिक टाइट्रेशन Ki is made to react with an oxidizing agent and the liberated I2 gas is made to titrate with hyposolution। 100% सही बात है, कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जब Ki के संग रिएक्ट करता है तो I2 रिलीज होती है, आयोडीन रिलीज होती है, और I2 का एस्टिमेशन आपको पता है हाइपोसोल्यूशन यानी Na2S2O3 सोल्यूशन की हेल्प से किया जाता है। ये 100% करेक्ट है। और मैं आपको बता दूं ये वाला रिएक्शन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जेई पर्सपेक्टिव से। आने वाले टाइम पे मैं आप पे इस पे और क्वेश्चंस लेकर आया हूं, वो हम और अच्छे से समझेंगे। इक्विवेलेंट मास ऑफ Cu3P इन द गिवन रिएक्शन इज m/11। अब ये कैसे करेंगे इसको समझ लेते हैं।
फोस्फोरस का ऑक्सीजन स्टेट -3, कॉपर का ऑक्सीजन स्टेट +1, कॉपर का ऑक्सीजन स्टेट यहाँ पे +2 और फोस्फोरस का यहाँ पे +5। ठीक है, अब देखिए फोस्फोरस -3 से +5 में जा रहा है, कितना हुआ 8 इलेक्ट्रॉन लॉस। 8 इलेक्ट्रॉन लॉस हो गया फोस्फोरस का। फोस्फोरस के कितने एटम्स हैं? केवल एक ही एटम है Cu3p में। कॉपर का +1 से +2 में जा रहा है, 1 इलेक्ट्रॉन लॉस। कॉपर के कितने एटम्स हैं? 3 एटम्स हैं, तो इंटू 3 आ जाएगा। टोटल 3 इलेक्ट्रॉन लॉस, 8 इलेक्ट्रॉन लॉस, तो 11 इलेक्ट्रॉन लॉस पूरे हो गए पर मॉलिक्यूल ऑफ Cu3p। तो इसका एन फैक्टर कितना हो जाएगा Cu3p का? 11। तो इन्होंने बोला इक्विवेलेंट मास ऑफ Cu3p इन द गिवन रिएक्शन इज m/11 वेयर m इज द मॉलिक्यूलर मास। 100% करेक्ट बात है। इक्विवेलेंट मास तो आपको पता है क्या होता है? इक्विवेलेंट मास इज ऑलवेज सेम एज मॉलिक्यूलर मास बाय n फैक्टर। तो ये भी सही हो जाएगा। सारी ऑप्शन सही है इसके, देखते हैं। जी हाँ, ABCD इज द राइट आंसर। तो आप देख रहे हैं कैसे इस क्वेश्चन में हमारे को एक एक ऑप्शन में पूरी एनालिसिस करने को मिलेगी। ठीक है, पर सारी चीजें आसान है। ठीक है, अच्छा एक और कॉम्प्रिहेंशन, परसेंटेज ऑफ अवेलेबल क्लोरीन इन द सैंपल ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। देख रहे हैं, उसने ये बता दिया, ये बात किसकी करना चाहता है? परसेंटेज ऑफ अवेलेबल क्लोरीन इन द सैंपल ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। और मैं आपको बता दूं ब्लीचिंग पाउडर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ जेईई एडवांस, क्योंकि कई बार वो ब्लीचिंग पाउडर पे क्वेश्चन पूछता ही रहता है। ब्लीचिंग पाउडर इज अ मिक्सचर ऑफ calcium hypochlorite CaOCl2 and the basic chloride CaCl2.COH whole twice .H2O. Free slaked lime is also present in addition. ठीक है, available chlorine in bleaching powder is the amount of chlorine liberated by the action of dilute acids on bleaching powder according to the equation. तो होता क्या है, जो आपके पास CaOCl2 है वो डाइल्यूट एसिड डालने पे Cl2 दे देता है, यही बताता है अवेलेबल क्लोरीन। तो डाइल्यूट एसिड डालने पे जो हमें Cl2 देने वाला है, तो जितनी भी Cl2 निकलेगी वो हमारी अवेलेबल क्लोरीन हो जाएगी। ठीक है, द अवेलेबल क्लोरीन इज एक्सप्रेस्ड एज द परसेंटेज बाय वेट ऑफ द ब्लीचिंग पाउडर। तो कई बार देखो, मैं आपको बताऊं होता क्या है, ब्लीचिंग पाउडर कई बार रखे रखे भी डिकम्पोज हो जाता है। तो कोई भी ब्लीचिंग पाउडर कितना अच्छा है, उसकी क्वालिटी क्या है, इस पर डिपेंड करती है उसकी अवेलेबल क्लोरीन की परसेंटेज क्या है। इसलिए अवेलेबल क्लोरीन इज एक्सप्रेस्ड एज द परसेंटेज बाय वेट ऑफ द ब्लीचिंग पाउडर, और इस हिसाब से हम उसको क्वालिटी उसकी डिसाइड कर पाते हैं। इट इज मेजर्ड बाय आयोडोमेट्रिक टाइट्रेशन। अब आयोडोमेट्रिक टाइट्रेशन से ये मेजर किया है। आयोडोमेट्रिक टाइट्रेशन में क्या बताया हम लोगों ने कि कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अगर पोटेशियम आयोडाइड के संग रिएक्ट करता है तो I2 गैस निकलती है, और I2 जब निकलेगी तो उसका हम एस्टिमेशन करते हैं विद द हेल्प ऑफ हाइपो सॉल्यूशन। तो ब्लीचिंग पाउडर भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, उसका Ki से रिएक्शन कराएंगे और वो I2 निकलेगी। तो द ब्लीचिंग पाउडर solution or suspension is treated with an excess of Ki and then acidified with acetic acid where I2 is liberated. तो हम कह रहे हैं ब्लीचिंग पाउडर का Ki आयोडाइड से रिएक्शन कराया, फाइनली I2 निकल गई। तो हुआ क्या है, जो अवेलेबल क्लोरीन थी उसने Ki में से I- को रिप्लेस करके वहां Cl- दे दिया। Ki में से I- को रिप्लेस करके Cl- दे दिया, और जितनी भी अवेलेबल क्लोरीन थी उसी के रिस्पेक्ट में, उसी के एग्जैक्ट अमाउंट में I2 निकल गई। समझ आए? या तो हम अवेलेबल क्लोरीन ऐसे निकालते डाइल्यूट एसिड डाल के, या फिर हमने हमारे पास जो कैल्शियम हाइपोक्लोराइड ब्लीचिंग पाउडर था इसका Ki से रिएक्शन कराया, Ki में जो I- था उसको रिप्लेस कराया Cl- से, और जितना भी क्लोरीन अवेलेबल था उसी के एग्जैक्ट अमाउंट में I2 निकल गई। अब I2 का एस्टिमेशन, द लिबरेटेड I2 इज डिटरमाइंड with standard Na2H2O3 solution. Standard का मतलब है which is having known concentration. Using starch as indicator near the end point. Starch से पता लग जाता है कि I2 निकल गई, और फाइनली हम ये करते हैं। ये है आपकी मेजर रिएक्शन, मतलब ये आपका वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है अगर मैं कहूं जेई पर्सपेक्टिव से। तो मतलब ये रिएक्शन ऐसा है जो आपको बार बार पूछा ही जाता है। चाहे तो इसको सोडियम के टर्म्स में भी लिख सकते हैं, तो यहां पे लिख देंगे आप I2 प्लस Na2H2O3 गिव्स, अब इसके 2 मोल्स लेंगे हम, गिव्स 2NaI प्लस Na2
H4O6. सोडियम थायोसल्फेट इज कन्वर्टेड टू सोडियम टेट्राथायोनेट। ठीक है, ये बात हो गई। अब इसमें मैं आपको चाहूं तो कुछ एनालिसिस और करा सकता हूं। यहां आयोडीन जो है वो 0 ऑक्सीजन स्टेट से -1 में जा रही है, ये 0 से -1 में जा रही है, और ऐसी 2 आयोडीन है, तो यहां पे I2 का एन फैक्टर अगर मैं बताना चाहूं तो कितना होता है 2। हालांकि अभी तो इस क्वेश्चन में क्या पूछा है मैंने देखा नहीं है, पर मुझे ये आपको बताना है क्योंकि ये आपको पता है सब्जेक्ट प्रोफिशिएंसी भी हमें इस तेजस सीरीज में अपने आप अचीव करनी है। और अगर सल्फर की बात करें यहाँ पे इसका ऑक्सीजन स्टेट है +2, इसका है 2.5, तो 2 से 2.5 में चला गया सल्फर, 2 से 2.5 में चला गया सल्फर, और कितने सल्फर गए Na2H2O3 के 2, तो 0.5 का इंक्रीज इन ऑक्सीजन स्टेट इंटू 2, यानी कि टोटल इंक्रीज इन ऑक्सीजन स्टेट पर मॉलिक्यूल ऑफ Na2H2O3 यानी कि टोटल या जाएगा एन फैक्टर का 1। तो ध्यान रखना इस रिएक्शन में Na2H2O3 यानी कि हाइपो का एन फैक्टर कितना आ जाता है 1। ठीक है, हाइपो का एन फैक्टर आ जाता है हमारा 1। चलिए, ये थोड़ा सा एनालिसिस करनी थी मुझे, इस रिएक्शन के बारे में इंपॉर्टेंस रखता है। अब इन्होंने पूछा है 0.05 moles of CaOCl2 reacts with excess of Ki and liberated I2 is titrated with V ml of 0.1 molar hypo solution and the value of V is। तो इन्होंने क्या किया 0.05 moles of CaOCl2 लिया, ठीक है, उसने excess of Ki से रिएक्शन कराया, तो जितना 0.05 मोल CaOCl2 था उतनी ही वो Cl2 लिबरेट करता और excess of Ki की प्रेजेंस में उतनी ही I2 लिबरेट करता, और जो I2 लिबरेट हुई हमारी इस हाइपो सॉल्यूशन से यूज हुई। तो बहुत सिंपल सी बात है, इससे जो Cl2 होगी वो भी 0.05 होगी, और फाइनली एक्सेस ऑफ Ki से जो I2 निकलेगी वो भी 0.05 मोल्स होगी। और अभी हमने देखा था हाइपो जो यूज होगा वो इसके डबल होगा, तो 0.1 मोल होगा। सारी कहानी यहां से हमारी आ जाती है। 0.1 मोल हाइपो चाहिए, 0.1 मोलर है, सिंपल सी बात है, 1 लीटर हाइपो से ही काम चल जाएगा। तो वॉल्यूम ऑफ हाइपो इन लीटर इंटू मोलैरिटी ऑफ हाइपो इज इक्वल टू 0.1। तो वॉल्यूम इन लीटर इंटू 0.1 मोलैरिटी इज इक्वल टू 0.1 implies volume in liter is 1 liter which is equivalent to 1000 ml। देखते हैं क्या आंसर दिया है। जी हाँ, आंसर है 1000 ml। ठीक है, बहुत सिंपल है, मैंने आपको इक्वेशन एनालाइज कराई भी थी, अब हम हर जगह उस इक्वेशन के क्वेश्चन को बड़ा आसानी से कर पाएंगे। चलिए फिर नेक्स्ट देखते हैं, एक बढ़िया क्वेश्चन फिर से देख लेते हैं। A 20 ml specific gravity 1.02 of chlorine water is treated with excess of Ki and the liberated iodine required 25 ml of 0.2 normal Na2H2O3 solution। तो देखिए, जो भी हमारे पास यहाँ पे क्लोरीन वाटर है, इसके अंदर जो भी क्लोरीन है वो I- को रिप्लेस करेगी और Ki दे देगा I2, और जो I2 देगा Ki वो, अगर हम Na2H2O3 की बात करें 25 ml 0.2 नॉर्मल, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 5 मिली इक्विवेलेंट्स। 5 मिली इक्विवेलेंट्स Na2H2O3 यूज हो गया। परसेंटेज ऑफ फ्री क्लोरीन इन क्लोरीन वाटर पूछा। देखिए सिंपल सी बात है, अगर 5 मिली इक्विवेलेंट्स Na2H2O3 यूज हो रहा है, मैं फिर से लिख देता हूं, वो ये इक्वेशन तो ऐसा है ना, शायद जाने कितनी बार लिखी जाएगी, और ये मेरे पास है 5 मिली इक्विवेलेंट्स, यानी कि ये भी 5 मिली इक्विवेलेंट्स ही होगा, क्योंकि लॉ ऑफ इक्विवेलेंस ये कहता है जितने मिली इक्विवेलेंट्स इसके होंगे उतने मिली इक्विवेलेंट्स इसके होंगे। पर हमने देखा था इसका एन फैक्टर क्या आया था, इसका एन फैक्टर 2 था, तो ये हो जाएगा 5/2 मिलीमोल्स। जितना I2 निकला 5/2 मिलीमोल्स, उतना ही क्लोरीन होगा इस 20 ml सॉल्यूशन में। तो 20 ml सॉल्यूशन का मास देखें और मास ऑफ क्लोरीन देखें, तो हम कह सकते हैं मास ऑफ क्लोरीन इन गिवन सैंपल, गिवन क्लोरीन वाटर, ऐसे कह लेते हैं,
कितना आ जाएगा 5/2 मिलीमोल्स इंटू 1/1000, ये हो गया मोल्स, इंटू 71 ग्राम पर मोल के हिसाब से ये मास आ गया। और अगर हम चाहें तो इसको और आगे ले जा सकते हैं, परसेंटेज ऑफ अवेलेबल क्लोरीन। तो जो मास है अपॉन टोटल मास, स्पेसिफिक ग्रेविटी इज सेम एज डेंसिटी इन ग्राम्स पर ml, तो वॉल्यूम इंटू डेंसिटी से इसका मास आ गया, तो ये हो जाएगा 5 इंटू 71/2 इंटू 1000, ये मास ऑफ क्लोरीन आ गया, इंटू टोटल मास 20 इंटू 1.04 इंटू 100, ये आ जाएगा मेरा परसेंटेज ऑफ फ्री क्लोरीन इन क्लोरीन वाटर। तो देख सकते हैं इसको क्या आ रहा है, टेन आ गया, ठीक है। तो ये आ रहा है हमारा 71 इंटू 5 355, और नीचे क्या आ रहा है हमारा 20 इंटू 20 40 20 इंटू 20 400, ठीक है। तो समथिंग लाइक दिस आया मेरे पास, क्या आया 355 अपॉन 400 इंटू 1.04। तो कुछ नहीं, तो इतना तो समझ में आ रहा है 0.8 और 0.9 के बीच में आएगा। तो 0.8 और 0.9 के बीच में अगर आएगा तो 0.87 0.82 दो हो सकते हैं, और क्लोज टू 0.9 आएगा, आप देख सकते हैं, क्योंकि अगर मैं इसको 0.9 टाइम्स देखूं तो ये 360 आ जाएगा, 400 इंटू 0.9 360 आएगा, तो इट इज़ वेरी क्लोज टू 0.9, तो मेरा आंसर ए हो जाएगा। ज़्यादा एग्जैक्ट कैलकुलेशन की मुझे लगता नहीं है ज़रूरत है यहाँ पे। जी हाँ, आंसर आ गया। तो इस तरह से हम कैलकुलेशन को भी आसान बनाएंगे और बढ़िया तरीके से अपना आंसर को रीच भी करेंगे। ये मैं चाहता हूँ आप सीखते जाइए, मेरे को क्वेश्चन करते हुए अगर संग संग आप देखते जाएंगे, खुद खुद करते जाएंगे और इसी को ही प्रैक्टिस करते जाएंगे, तो आप वो एग्जामिनेशन एप्टीट्यूड जरूर ले पाएंगे। द वॉल्यूम ऑफ 0.2 मोलर Na2S2O3 equivalent to I2 liberated by the oxidation of excess Ki by 10 millimoles of bleaching powder pure is, देखिए 10 मिलीमोल्स ऑफ ब्लीचिंग पाउडर है अगर मेरे पास, तो ये CH2 जो देगा वो भी 10 मिलीमोल्स ही देगा, और अगर एक्सेस ऑफ KI से दिया तो जो I2 देगा वो भी ये 10 मिलीमोल्स देगा, और 10 मिलीमोल्स अगर I2 लगेगी तो हमने देखा था हाइपो का कितना लगा था हमारा, उससे डबल, हमने बैलेंस इक्वेशन भी देखी थी 20 मिलीमोल्स। 20 मिलीमोल्स मुझे ये चाहिए, और ये 0.2 मोलर है, 0.2 मोलर है, तो वॉल्यूम इन मिलीलीटर इंटू 0.2 मोलर इज इक्वल टू 20 मिलीमोल्स। तो वॉल्यूम इन मिलीलीटर कितना हो जाएगा 20 अपॉन 0.2, दैट इज 100 ml, ठीक है। जी हाँ, दिस इज द राइट आंसर। सिंपल है। अब आपको समझ में आ गया हाइपो वाली जो इक्वेशन है वो कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए बहुत बढ़िया, एक और चीज, एक नया कॉम्प्रिहेंशन, वन ऑफ द मेजर यूज ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड, मतलब हाइड्रोजन पेरोक्साइड पे भी क्वेश्चन इनवेरिएबली आते रहते हैं। हम हाइड्रोजन पेरोक्साइड के बारे में भी जो जानना है अभी जानेंगे। वन ऑफ द मेजर यूज ऑफ H2O2 is for artificial respiration. It is stored in cylinder of 3 liter capacity, completely filled with H2O2 solution of 45.4 वॉल्यूम at STP। देखिए इन्होंने एक सिलेंडर में 3 लीटर कैपेसिटी वाले में H2O2 सोल्यूशन फिल कर रखा है, और उन्होंने बोला है ये 45.4 वॉल्यूम है, ठीक है। तो बहुत सिंपल सी बात है। अगर मैं आपको एक बात बोलूं, व्हाट डू यू मीन बाय वॉल्यूम स्ट्रेंथ? वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 क्या होती है? वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 ये होती है, अगर यूनिट वॉल्यूम ऑफ H2O2 सोल्यूशन लें, यूनिट वॉल्यूम ऑफ H2O2 सोल्यूशन लें, देखिए H2O2 सोल्यूशन मैंने ले लिया, हाँ, और इसका डिकम्पोजिशन होता है तो बनता है H2O प्लस O2, ठीक है। यूनिट वॉल्यूम H2O2 सोल्यूशन लेने से जो मेरा O2 का गैस का वॉल्यूम निकलता है STP, वो बताता है
कि कितना वॉल्यूम स्ट्रेंथ है। सपोज मैंने यहाँ पे ले लिया सेला एक 1 लीटर, सपोज यहाँ 1 लीटर ले लिया, तो 1 लीटर मतलब क्या है, जो भी इसकी मोलैरिटी होगी वो इसके मोल्स होंगे। अगर मैंने 1 लीटर सोल्यूशन लिया H2O2 का, तो जो भी इसकी मोलैरिटी होगी वो इसके मोल्स होंगे। सपोज इसकी मोलैरिटी है m, तो m मोल्स H2O2 सोल्यूशन मैंने यूज कर लिया। अगर m मोल्स H2O2 सोल्यूशन मैंने यूज किया तो मैं कहूंगा m/2 मोल्स H2O2 बनी, m/2 मोल्स O2 गैस बनी। O2 गैस बनी जो भी मेरी STP पे, वो क्या हो जाएगा, वो वॉल्यूम हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स इंटू 22.7 लीटर्स। तो 1 लीटर से कितनी O2 बनी, 1 लीटर से मेरी बनी O2 m/2 इंटू 22.7 लीटर्स, या फिर मैं कह सकता हूं m इंटू 11.35 लीटर्स। तो 1 लीटर से 11 इंटू 35 लीटर्स O2 गैस मिली ऑन द कंप्लीट डिकम्पोजिशन ऑफ H2O2 सॉल्यूशन। इसका मतलब ही यही है कि यही इसकी वॉल्यूम स्ट्रेंथ हो जाएगी। तो इफ m is the molarity of H2O2 solution, then the volume strength of H2O2 solution will be m into 11.35। बड़ी सिंपल सी बात है, H2O2 सॉल्यूशन को एक्स्ट्रा इज्जत दी गई है। H2O2 सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन या स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन बताने के लिए हमने एक उसको स्पेशल मेथड दिया है। क्या बोलेंगे उसको, वॉल्यूम स्ट्रेंथ। अगर आप केवल इतना भी याद रखेंगे तो आपकी सारी कहानी सिंपल हो जाएगी। अगर उसने बोला वॉल्यूम स्ट्रेंथ है 45.4 वॉल्यूम्स, V जब भी दिया होगा वो वॉल्यूम स्ट्रेंथ बता रहा है, तो 45.4 वॉल्यूम्स वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 सॉल्यूशन है। सीधी सीधी बात है, हम यहां से इसकी मोलैरिटी निकाल सकते हैं, क्योंकि ये क्या है m इंटू 11.35, तो मोलैरिटी क्या हो जाएगी 45.4 डिवाइड बाई 11.35, ये सीधे ही मुझे पता लग रहा है 4 मोलर H2O2 सॉल्यूशन आपको दिया है। तो ये जो इसने दिया है, हमने इस डेटा को सिंप्लीफाई किया है। क्या दे दिया, 4 मोलर। इस डेटा का मैंने यहां प्रोसेसिंग कर ली, मेरा काम अब आगे शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो जब भी वॉल्यूम स्ट्रेंथ दी जाएगी तो हम क्या लिखेंगे, चाहूं तो मैं आपको एक स्टैंडर्ड लिख देता हूं फॉर्मूला जो आपके आगे काम आएगा। तो क्या होगा, वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 is equal to molarity into 11.35 वॉल्यूम्स। बस इतना सा आपको याद रखना है। मैंने समझा दिया ऐसा क्यों है, फिर भी अगर आपने याद रख लिया तो आपका काम चल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते। इन अ हॉस्पिटल ऑफ कोटा, पेशेंट अंडर आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन टेक्स 200 ml O2 पर मिनट एट 180 ml and 273 केल्विन। ठीक है, 180 ml 273 केल्विन दिया है, मतलब ये STP कंडीशंस हैं, और 200 ml ले रहा है पर मिनट, एंड अ सिलेंडर लास्ट फॉर 2.8 आवर्स। सिलेंडर कितनी देर तक चला, 2.8 आवर्स। आफ्टर दैट इट कैन नॉट बी यूज्ड फॉर रेस्पिरेशन दो इट स्टिल कंटेन्स H2O2। चाहे उस सिलेंडर 3 लीटर वाले सिलेंडर में चाहे अभी भी H2O2 है, मान रहे हैं, पर वो अब इतने आसानी से ऑक्सीजन नहीं दे रहा कि आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन में वो काम आ पाए। ठीक है, आफ्टर दैट इट कैन नॉट बी यूज फॉर रेस्पिरेशन दो इट स्टिल कंटेन्स H2O2। ठीक है, assume volume of solution rate of decomposition remain constant। अच्छा, इस पे अब कोई क्वेश्चन पूछा है इन्होंने, इनिशियल मोल्स ऑफ H2O2 इन ए सिलेंडर आर। बड़ी सिंपल सी बात है, अभी अभी मैंने निकाला था, ये था हमारे पास 3 मोलर और हमारे पास वॉल्यूम कितना था इसका, 3 लीटर। तो बहुत सिंपल सी बात है, 3 लीटर और 3 मोलर, नहीं 4 मोलर था, सॉरी ये 4 मोलर था, हाँ, ये हो गया 4 मोलर और 4 लीटर। तो मैं सीधी सी कहता हूँ मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम इन लीटर्स 12 मोल्स। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे 12 मोल्स ऑफ H2O2 वर प्रेजेंट इन द सिलेंडर। जी हाँ, ए इज द राइट आंसर। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन यूज्ड फॉर रेस्पिरेशन इज, देखिए 200 ml O2 पर मिनट, ठीक है, और हमें चाहिए 2.8 आवर्स के लिए। तो वॉल्यूम ऑफ O2 कितनी लगेगी, वॉल्यूम ऑफ O2 लगेगी 0.2 लीटर्स। ठीक है, और क्या चाहिए था हमें, पर मिनट, तो इंटू 60 मिनट्स यानी पर आवर हो गया, इंटू 2.8 आवर्स। सिंपल सी बात है, ये आ जाएगा मेरा वॉल्यूम इन लीटर्स। तो इसको अगर हम देखें, ठीक है, तो ये आ जाएगा 6 इंटू 5.6।
ये आ जाएगा 33.6 लीटर्स। सी ऑप्शन, लेट अस सी। यस, सी इज द राइट आंसर। तो बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन है ये, इजीली समझ में आ रहा है। तो जैसे ही एक बार आपको वॉल्यूम स्ट्रेंथ निकालना आ गया और ये पता लग गया ये 4 मोलर है, तो चीज़ें आसान हो गई। ठीक है, और आगे देखेंगे अभी आपके बारे में, इसके क्वेश्चंस के बारे में। एक क्वेश्चन और दे रखा है, वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 लेफ्ट इन सॉल्यूशन। अब आप देखिए O2 कितनी यूज हुई, 33.6 लीटर्स। मैंने अभी दिखाया था आपको रिएक्शन, 2H2O2 ऑन डिकम्पोजिशन गिव्स 2H2O प्लस O2। ठीक है, और ये 33.6 लीटर रिवॉल्व हो गई। ठीक है, ये अगर 33.6 लीटर रिवॉल्व हो गई तो मैं बहुत इसीलिए कह सकता हूं कि ये 1.5 मोल चली गई। ये 1.5 मोल अगर चली गई तो ये कितना 3 मोल खर्च हो गया। तो शुरू में इसके 12 मोल्स थे और ये कितने बचे, 12 माइनस 3 दैट इज 9 मोल्स। 9 मोल्स कितने में, 3 लीटर कैपेसिटी में। तो मोलरिटी कितनी हो गई, 3 मोलर। तो फाइनली जो लेफ्ट ओवर हुई है ये है हमारा 3 मोलर। अब मोलरिटी मुझे पता है, मुझे निकालनी है वॉल्यूम स्ट्रेंथ। तो वॉल्यूम स्ट्रेंथ क्या आती थी, मोलरिटी इंटू 11.35 वॉल्यूम्स। तो फाइनली क्या आ जाएगा मेरे पास, 3 इंटू 11.35, ये आ जाएगा 33 और 1.05 34.05। तो आंसर डी हमारा मैच करता है एंड दिस इज द राइट आंसर। तो बहुत सिंपल है, आपको वॉल्यूम स्ट्रेंथ का अगर रिलेशनशिप पता है मोलरिटी से तो H2O2 वाले क्वेश्चंस जो इस तरीके से दिए वॉल्यूम स्ट्रेंथ पे वो आसानी से हो जाएंगे। हालांकि मैं आपको बताऊं H2O2 का काम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का भी है, रिड्यूसिंग एजेंट का भी है। तो ये भी हम देखेंगे। H2O2 अगर ऐसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज होता है, मतलब खुद रिड्यूस होगा तो क्या बनाएगा, H2O। तो अगर ऐसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो रहा है तो ये H2O2 का कन्वर्जन है और ये जाता है -1 से -2 में। तो हम कह सकते हैं 1 इलेक्ट्रॉन गेन पर ऑक्सीजन एटम। और H2O2 में कितने ऑक्सीजन एटम है, 2। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि इसका एन फैक्टर क्या आ जाएगा, एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एन फैक्टर आ जाएगा हमारे पास इसका 2। हालांकि अगर हम चाहें तो इसका एज ए रिड्यूसिंग एजेंट भी देख सकते हैं। अगर रिड्यूसिंग एजेंट की बातचीत करें तो H2O2 जो है वो कन्वर्ट होता है O2 में, यानी खुद ऑक्सीडाइज हो जाता है। यहां पर ये -1 से 0 में जा रहा है तो हम ये कहेंगे 1 इलेक्ट्रॉन लॉस। और ऐसे कितने एटम्स है ऑक्सीजन के, 2। तो यहां पर भी इसका एन फैक्टर 2 है। तो बहुत सिंपल सी बात है, H2O2 की खासियत ये है कि कुछ भी कर रहा हो, चाहे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम कर रहा हो चाहे रिड्यूसिंग एजेंट का काम कर रहा हो, H2O2 का एन फैक्टर हमेशा क्या आएगा, 2। ठीक है, अब आगे देखेंगे। हाइड्रोजन पेरोक्साइड सॉल्यूशन 20 ml reacts quantitatively with the solution of KMnO4 20 ml acidified with dilute H2SO4 solution। ओके, इन्होंने क्या किया, हाइड्रोजन पेरोक्साइड सॉल्यूशन के 20 ml सॉल्यूशन लिया, उसको रिएक्ट कराया क्वांटिटेटिवली विद द सॉल्यूशन ऑफ KMnO4 जो कि एसिडिफाइड है, मतलब एसिडिक KMnO4 से उन्होंने रिएक्शन कराया और वो KMnO4 कितना यूज हुआ, 20 ml। द सेम वॉल्यूम ऑफ KMnO4 सॉल्यूशन इज जस्ट डीकलराइज्ड बाय 10 ml of MnSO4 in neutral medium simultaneously forming a dark brown precipitate of hydrated MnO2। तो KMnO4 उन्होंने सेम वॉल्यूम लिया और वो जस्ट डीक्लराइज, मतलब इट वाज इनफ टू बी डीक्लराइज्ड बाय 10 ml ऑफ MnSO4। और क्या बनाया उसने, डार्क ब्राउन प्रेसिपिटेट ऑफ हाइड्रेटेड MnO2। तो हम एक काम करते हैं, इस इक्वेशन को लिख लेते हैं। अगर मैं इसको एनालाइज करूं तो ये +2 से +4 में जा रहा है,
और ये +7 से +4 में जा रहा है। तो ये हो रहा है ऑक्सीजन स्टेट का लॉस यानी डिक्रीज, यानी कि 3 इलेक्ट्रॉन्स गेन, और यहां से यहां हो रहा है 2 इलेक्ट्रॉन लॉस। ये तो पॉसिबल है नहीं कि इलेक्ट्रॉन लॉस और गेन बराबर नहीं हो, तो सीधी सीधी बात है, इसको इंटू 2 कर देंगे, इसको इंटू 3 कर देंगे, तो फाइनली मेरे पास आ जाएगा यहाँ पे 3, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 5। कुछ हाइड्रेटेड है, ठीक है। Mn मेरे को बैलेंस कर देते, वो मैंने कर दिया। अच्छा ये बता दूं मैं, ये जो भी यूज हो रहा है यहाँ पे सेम वॉल्यूम 20 ml यूज हो रहा है, जो इनिशियली हमारा यूज हुआ था हाइड्रोजन पेरोक्साइड के साथ। द ब्राउन प्रेसिपिटेट इज डिसॉल्व्ड इन 10 ml ऑफ 0.2 मोलर सोडियम ऑक्सलेट अंडर बॉइलिंग कंडीशन इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट H2SO4। ओके, द ब्राउन प्रेसिपिटेट को डिसॉल्व करने के लिए कितना यूज हुआ? 10 ml ऑफ 0.2 मोलर सोडियम ऑक्सलेट। तो चलिए इस पे भी बात कर लेते हैं। अब देखिए आप, सोडियम ऑक्सलेट Na2C2O4, इसका एन फैक्टर 2 ही आता है, और ये ब्राउन प्रेसिपिटेट है MnO2, ये डिसॉल्व होगा तो नो डाउट Mn2+ में ही जाएगा, ठीक है। इसका एन फैक्टर 2, इसका भी एन फैक्टर 2, तो दोनों के मोल्स बराबर लगेंगे, ठीक है। इसके मोल्स कितने लगे? 10 ml 0.2 मोलर, ये लगे 2 मिलीमोल्स, ओके। तो ये भी लगेगा 2 मिलीमोल्स। अगर ये 2 मिलीमोल्स हमें प्रेसिपिटेट को डिसॉल्व करना पड़ा, तो ये भी 2 मिलीमोल्स ही बना होगा यहाँ पे, तभी तो हमें 2 मिलीमोल्स ही यहाँ पे कंज्यूम करना पड़ा। और अगर ये 2 मिलीमोल्स बना होगा तो मैं कह सकता हूँ 2/5 ऑफ 2 मिलीमोल्स यहाँ पर ये कंज्यूम हुआ होगा। देख सकते हैं 2:3:5 का स्टोइचियोमेट्रिक रेशियो है, तो 2 मिलीमोल्स का 2 × 2/5, तो ये हो जाएगा 0.8 मिलीमोल्स। तो 0.8 मिलीमोल्स KMnO4 हमारा यूज होगा, ठीक है। तो 0.8 मिलीमोल्स KMnO4 है 20 ml में। अब उसने क्या पूछा है? द स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 सॉल्यूशन इन मिलीग्राम पर 100 ml सॉल्यूशन। H2O2 सॉल्यूशन 20 ml यूज हुआ, ठीक है। KMnO4 सॉल्यूशन 20 ml यूज हुआ, पर KMnO4 के उसमें कितने मिलीमोल्स है? 0.8 मिलीमोल्स। देखिए इसका एन फैक्टर हमने क्या देखा था? एन फैक्टर इसका आया था 5, और इसका एन फैक्टर कितना आता है? हमने देखा इसका एन फैक्टर हमेशा ही होता है 2, ठीक है। अगर इसके 0.08 मोल्स हैं, एन फैक्टर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके मिलीक्यूलेंस आ जाएंगे, और इसके जो मोल्स होंगे इनटू एन फैक्टर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे इसके मिलीक्यूलेंस होंगे। तो हम एक काम कर सकते हैं, मिलीक्यूलेंस ऑफ H2O2 इज इक्वल टू मिलीक्यूलेंस ऑफ KMnO4। तो इसके जो भी मोल्स हैं या मिलीमोल्स of H2O2 into n factor 2 is equal to 0.08 मिलीमोल्स ऑफ KMnO4 है, इसका n फैक्टर है 5। तो ये आ जाएगा, इसके मिलीमोल्स आ जाएंगे कितने? 2 आ गए इसके मिलीमोल्स। तो H2O2 के मिलीमोल्स आ गए 2, कितने में? 20 ml में, ओके। 20 ml में 2 मिलीमोल्स, 20 ml में 2 मिलीमोल्स, तो 100 ml में कितने आ जाएंगे? 10 मिलीमोल्स। तो बड़ा सिंपल हो गया। 10 मिलीमोल्स H2O2 का मास, H2O2 का मॉलिक्यूलर मास हो जाएगा 34 ग्राम्स पर मोल। 34 ग्राम्स पर मोल या 34 मिलीग्राम पर मिलीमोल। तो 10 मिलीमोल्स मतलब 340 मिलीग्राम्स। तो इसने क्या पूछा? द स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 सॉल्यूशन इन मिलीग्राम पर 100 ml, तो हो जाएगा 340 मिलीग्राम पर 100 ml। तो आंसर शुड बी 340। लेट अस सी व्हाट्स द आंसर इज। यस, द आंसर इज 340। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। H2O2 को उन्होंने कैसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या कैसे रिड्यूसिंग एजेंट कैसे यूज किया होता है, ये मैंने आपको दिखा दिया, और बाकी तो सिंपल आपका इक्विवेलेंट कांसेप्ट से ये हो गया। चलिए और देखेंगे, एक और क्वेश्चन है, देखिए H2O2 के लिए।
100 ml of H2O2 solution having volume strength 11.35 volumes. Molarity into 11.35 is 11.35. इसका मतलब ही यही है कि आपको ये 1 मोलर दिया हुआ है. Is mixed with 50 ml of 0.5 molar KI solution. ठीक है, to liberate I2 gas. 50 ml 0.5 molar KI solution to liberate I2 gas. ठीक है, तो 50 ml 0.5 मोलर का मतलब ही हो गया ये 25 मिलीमोल्स ऑफ KI यूज हुआ. तो हम कह सकते हैं 25 मिलीमोल्स ऑफ KI यूज हुआ, या फिर हम ये भी कह सकते हैं 25 मिली इक्विवेलेंट्स. 25 मिली इक्विवेलेंट्स इसका KI का यूज हुआ. और H2O2 हमारा जो है, ठीक है, H2O2 कितना है हमारे पास? 1 मोलर, यानी कि 2 नॉर्मल और 100 ml, यानी कि क्योंकि एन फैक्टर तो इसका आपको पता है हमेशा ही 2 होता है, तो 2 नॉर्मल 100 ml, तो मेरे पास ये 200 मिली इक्विवेलेंट्स H2O2 है. तो 200 मिली इक्विवेलेंट्स H2O2 सॉल्यूशन के साथ हमने मिक्स किया 25 मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ KI. नो डाउट H2O2 बचा रह जाएगा. ठीक है, all the I2 gas liberated is trapped to form a 500 ml solution termed as X. तो जो भी I2 गैस निकली, अब देखिए KI से जो I2 गैस निकलेगी वो हाफ द मोल्स निकलेगी. KI में सिंगल आई है, I2 में 2 आई है, तो ये निकलेगा 25/2 मोल्स ऑफ I2 इन 500 ml सोल्यूशन. तो 500 ml सोल्यूशन जो X है इसमें 25/2 मोल्स के I2 है, मिलीमोल्स इनफैक्ट. ठीक है, मिलीमोल्स I2 सोल्यूशन. 200 ml of the solution X. अच्छा, इसका भी हमने 200 ml लिया. Of I2 required 50 ml hypo solution for conversion to I minus and tetrathionate S4O6 2 minus. ठीक है, assuming all reactions to undergo 100% completion, identify the correct options. Volume strength of remaining H2O2 solution will be 6.62 volumes. देखिए हमारे पास पहले क्या था, 200 मिली इक्विवेलेंट्स H2O2 था. ठीक है, तो कितना यूज हो गया? 25 मिली इक्विवेलेंट यूज हो गया. ओके, तो कितना बचा हमारे पास? 175 मिली इक्विवेलेंट्स. ठीक है, तो हम कह सकते हैं फाइनल नॉर्मेलिटी ऑफ H2O2 ये कितना हो जाएगा? फाइनल नॉर्मेलिटी हो जाएगा 200 माइनस 25 जो यूज हो गया 175 मिली इक्विवेलेंट्स अपॉन फाइनल वॉल्यूम 100 प्लस 50 150 हो जाएगा. ये हो जाएगी इसकी फाइनल नॉर्मेलिटी 175 अपॉन 150, मतलब 7/6 नॉर्मल आ गया. चलिए ठीक है, 7/6 नॉर्मल ये आ गया, तो मोलैरिटी इसके हाफ हो जाएगी 7/12 इक्विवेलेंट टू 7/12 मोलर, क्योंकि मुझे पता है कि एन फैक्टर इसका 2 है. अब वॉल्यूम स्ट्रेंथ चाहिए, तो वॉल्यूम स्ट्रेंथ तो सिंपल है, वॉल्यूम स्ट्रेंथ आ जाएगा मेरे पास 7/12 इंटू 11.35. तो 11.35 इंटू 7/12, तो ये आ जाएगा 77. ये ठीक है 79. ठीक है, मेरे ख्याल से ये 6.62. हाँ जी बिल्कुल 6.62 आ जाएगा. दिस इज द राइट आंसर. मोलैरिटी ऑफ I2 इन सोल्यूशन X इज 0.025 मोलर. 500 ml सोल्यूशन था, I2 के 25/2 मिलीमोल्स थे. बहुत सिंपल है, मोलैरिटी निकालनी है तो मिलीमोल्स अपॉन वॉल्यूम इन मिलीलीटर करेंगे, तो ये आ जाएगा 25/2 मिलीमोल्स ऑफ 500 ml, तो ये आ जाएगा 25/1000 यानी कि 0.025 मोलर. जी हाँ, ये भी सही है ऑप्शन आपका. मोलैरिटी ऑफ हाइपो सोल्यूशन टेकन इज 0.2 मोलर. ओके, हाइपो सोल्यूशन की मोलैरिटी कह रहे हैं हमने 0.2 मोलर ली है. 50 ml हाइपो सोल्यूशन यूज हुआ. ठीक है, 200 ml सोल्यूशन ऑफ X लेके 200 ml सोल्यूशन जो हमने X का लिया उसमें हमारे I2 के मोल्स कितने, ऐसे निकाल लेते हैं. अगर हम ये बोलें 500 ml में 25/2 थे, तो 200 ml में हमारे पास 5 मिलीमोल्स होंगे. ठीक है, तो हमारे पास 200 ml ऑफ I2
200 ml ऑफ सोल्यूशन X ऑफ I2 में 2/5 टाइम्स ऑफ 25/2, 2/5 टाइम्स ऑफ यानी 200/500 टाइम्स 200 ml में कितने होंगे इंटू 25/2 दैट इज 5 मिलीमोल्स। 5 मिलीमोल्स I2 था 200 ml वाले सोल्यूशन में और वो हमारा हाइपो से कंज्यूम हुआ। 5 मिलीमोल्स अगर I2 था तो 10 मिलीमोल्स हाइपो चाहिए। मतलब सीधी सीधी बात है, ये 50 ml हाइपो सोल्यूशन जो है इसके डबल द मोल्स चाहिए होंगे। हमने कई बार ये क्वेश्चन आज भी देख रखी है, तो इसके चाहिए होंगे 10 मिलीमोल्स। आप ये बताइए 10 मिलीमोल्स हाइपो सोल्यूशन है, 50 मिलीलीटर है, तो मोलैरिटी क्या आ जाएगी? अगर मैं इसकी मोलैरिटी यहाँ पे देखूं तो 10 मिलीमोल्स अपॉन 50 मिलीलीटर, जी हाँ ये आ जाएगा सच में 0.2 मोलर। तो ये भी सही है। मोल्स ऑफ टेट्राथायोनेट आयंस फॉर्म्ड विल बी, जितना भी हमारा सोडियम थायोसल्फेट यूज हो रहा था उसके हाफ द मोल्स ऑफ टेट्राथायोनेट बनेंगे। 10 मिलीमोल्स था तो ये 5 मिलीमोल्स बनेंगे। तो ये 5 मिलीमोल्स, ये गड़बड़ है। अगर हमारा इसकी जगह 0.005 होता तब ये ठीक होता, तो ये सही नहीं है। स्टेटमेंट ABC ठीक है, डी इज नॉट करेक्ट। जी हाँ, स्टेटमेंट ABC इज करेक्ट। तो देख रहे हैं आप कैसे H2O2 का इक्वेशंस, वॉल्यूम स्ट्रेंथ, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, हाइपो, ये सब मिक्स करके पूछे जाते हैं। जे एडवांस एक्चुअली ट्रेंड ही यही है। अगर आप इस ट्रेंड को पकड़ लेंगे, मैं आपको बता रहा हूं, आपका काम बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। एक नया क्वेश्चन, अ 0.56 ग्राम सैंपल ऑफ लाइम is dissolved in acid and the calcium is precipitated as calcium oxalate. Okay. कोई लाइम का सैंपल है, उसको डिसॉल्व किया एसिड में और कैल्शियम को प्रेसिपिटेट किया एज कैल्शियम ऑक्सलेट। ठीक है, द प्रेसिपिटेट इज फिल्टर्ड, प्रेसिपिटेट में कैल्शियम ऑक्सलेट है, इज फिल्टर्ड वॉश्ड विद वाटर एंड डिसॉल्व्ड इन डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, द सॉल्यूशन रिक्वायर्स 40 ml ऑफ 0.25 नॉर्मल KMnO4 सॉल्यूशन। तो हम ये कह सकते हैं ये कितना है हमारे पास 10 मिली इक्विवेलेंट्स। ये हमारे पास है 10 मिली इक्विवेलेंट्स KMnO4। ठीक है, कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड इन दिस लाइमस्टोन सैंपल। 10 मिली इक्विवेलेंट्स अगर KMnO4 है तो कैल्शियम ऑक्सलेट भी 10 मिली इक्विवेलेंट्स ही होगा। ओके, और 10 मिली इक्विवेलेंट्स होगा, ऑक्सलेट है तो एन फैक्टर 2 है, तो ये 5 मिलीमोल्स होगा। तो कैल्शियम ऑक्सलेट CaC2O4 हमारे पास है 10 मिली इक्विवेलेंट्स विच इज इक्विवेलेंट टू 5 मिलीमोल्स। तो 5 मिलीमोल्स अगर कैल्शियम ऑक्सलेट है तो लाइम हमारे पास कितना रहा होगा 5 मिलीमोल्स। लाइम क्या होता है कैल्शियम ऑक्साइड। अब कैल्शियम ऑक्साइड वहां पे 5 मिलीमोल्स रहा होगा तो इसका मास कितना आ जाएगा विच इज इक्विवेलेंट टू 5/1000 मोल्स into 56 grams. तो percentage of CO in the limestone, तो percentage of CO in sample तो ये आ जाएगा मेरे पास 5 into 56/1000, इसका मास इंटू सैंपल का मास कितना 0.56 इंटू 100, तो 2 0 और 0.5 56 हो जाएगा और ये भी 56 हो जाएगा, ये कट गया, 1 0 और 1 0 यहाँ से कटा, तो आंसर आ गया हमारा 50%। ठीक है, आंसर क्या आ गया हमारा 50%। तो दैट्स ग्रेट, दिस इज राइट आंसर। तो आप देख रहे हैं किस तरह से हमने इक्विवेलेंट कंसेप्ट से डायरेक्टली उसको सॉल्व कर लिया। बहुत सिंपल तरीका हो गया। और देखिए आप, एटॉमिक मास कैल्शियम का दिया है, मॉलिक्यूलर मास KMnO4 का दिया है, मॉलिक्यूलर मास KMnO4 की जरूरत भी नहीं है हमें। ठीक, एक और क्वेश्चन देखते हैं। अ वॉल्यूम ऑफ 20 ml ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रेटेड ऑक्सैलिक एसिड containing 6.3 grams per liter, okay, requires 40 ml of 0.05 molar NaOH solution. देखिए 40 ml of 0.05 molar NaOH solution,
तो जो भी इसके मोल्स होंगे उसके हाफ द मोल्स यूज होंगे मेरे ऑक्जेलिक एसिड के, क्योंकि NaOH का एन फैक्टर 1 है और ऑक्जेलिक एसिड का एसिड भी करेंगे तो अभी उसका एन फैक्टर 2 है। तो देख सकते हैं कितना आ रहा है ये। अगर मैं बोलूं 40 इंटू 0.05, ये आ गया मेरे पास 2 मिलीमोल्स। तो इसका कितना यूज होगा? 1 मिलीमोल। ठीक है, 1 मिलीमोल, वॉल्यूम कितना है? 20 ml। ठीक है, 20 ml में 1 मिलीमोल है। ओके, तो हम ये लिख सकते हैं 20 ml हैज 1 मिलीमोल, तो 1000 ml कितना हो जाएगा इसका? 50 मिलीमोल। 50 मिलीमोल का मास अगर मैं निकालूं, H2C2O4 2 + 24 + 64 90 + 18x, इसका मॉलिक्यूलर मास हो गया 90 + 18x और 50 मिलीमोल है, तो इसके इट इज इक्विवेलेंट टू व्हाट? 50/1000 मोल्स इंटू 90 + 18x, ये आ जाएगा ग्राम्स में, और ये एक्चुअली उन्होंने दिया है 6.3 ग्राम्स पर लीटर। तो हम इसी को 6.3 इक्वेट करके रख देंगे, तो ये कितना आएगा? ये आ जाएगा 20, ये आ जाएगा 90 + 18x, तो ये आ जाएगा 126। तो 18x आ गया 36, x आ गया हमारा 2, तो implies x = 2। ठीक है, तो वैल्यू ऑफ x इज 2, बिल्कुल सही है। द इक्विवेलेंट मास ऑफ एनहाइड्रस एसिड इज 63। एनहाइड्रस तो H2C2O4 होगा, तो उसका अपना मॉलिक्यूलर मास 90 है, उसका इक्विवेलेंट मास 90/2 होगा। नहीं, 63 की जगह अगर ये 45 लिखते तब मैं बोलता, या फिर इसको हाइड्रेटेड लिख देते। चलिए, इसको अगर हाइड्रेटेड लिखते तो मैं इसको पक्का बोल देता, क्योंकि 126/2 63 आता। मेरे हिसाब से इसलिए ठीक नहीं क्योंकि उन्होंने हाइड्रेटेड नहीं लिखा। द मोलरिटी ऑफ एसिड सोल्यूशन इज 0.1 मोलर। तो देख लेते हैं, 1 मिलीमोल इन 20 ml, तो 0.1 मोलर नहीं है जी, ये 0.05 मोलर है। मैं आपको एक एक ऑप्शन एनालाइज करके बता रहा हूं कि कैसे क्या क्या ठीक हो सकता था, क्योंकि 1 मिलीमोल है, देखिए आप, और हमने निकाला था 20 ml। देख रहे हैं आप, एक एक पॉइंट पे डेटा की एनालिसिस जब हम करते जाते तो हमारे ऑप्शंस कितनी आसानी से मैच कर पाते हैं हम लोग, मतलब बड़ी इजीली एनालाइज कर रहे हैं। 100 ml of the same acid solution requires 40 ml of 0.05 molar KMnO4 solution for complete oxidation in the presence of H2SO4। यानी एसिडिक KMnO4 की बातचीत हो रही है और इन्होंने बोला 40 ml of 0.05 मोलर, तो ये आ गया हमारे पास 2 मिलीमोल्स। इसका एन फैक्टर क्या है? 5। 100 ml of the same acid solution, तो 20 ml में 1 मिलीमोल, तो 100 ml में 5 मिलीमोल्स। ठीक है, और इसका एन फैक्टर है 2, तो ऑक्जेलिक एसिड मिली इक्विवेलेंट्स इन 100 ml कितना आ जाएगा? 20 में था 1 मिलीमोल, तो 100 में था 100/20 इंटू 1 मिलीमोल इंटू 2 एन फैक्टर ऑक्जेलिक एसिड का, तो यह आ जाएगा 10 मिली इक्विवेलेंट्स। और इसका भी मैं जानता हूं KMnO4 का एन फैक्टर क्या है? 5। एन फैक्टर 5 2 मिलीमोल्स, यानी कि ये भी हो जाएगा 10 मिली इक्विवेलेंट्स। तो ये ऑप्शन मेरा करेक्ट हो जाएगा। ए ऑप्शन करेक्ट है, डी ऑप्शन करेक्ट है, बी और सी क्यों करेक्ट नहीं मैंने लिख दिया है आपको। लेट अस सी द आंसर। जी हाँ, ए एंड डी इज द राइट आंसर। तो आप देख रहे हैं कितनी आसानी से रेडॉक्स वाले कंसेप्ट के, इक्विवेलेंट वाले कंसेप्ट के हम क्वेश्चन कर सकते हैं। बस मैं आपको एक बात बोलूंगा, हमेशा जो भी क्वेश्चन मिले उसका डेटा वहीं की वहीं प्रोसेस करते जाइए, प्रेशर नहीं रहेगा सिर पे, क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं लेंगे। मैं आपको बता रहा हूं, दिस इज द की टू सक्सेस इन जेईई एडवांस्ड। ठीक है, चलिए और नेक्स्ट देखते हैं। A 5 gram sample containing Fe3O4, FeO plus Fe2O3.
तो बेसिकली अगर मैं Fe3O4 की बात करूंगा तो इक्विमोलर प्रोपोर्शन में अगर FeO और Fe2O3 ले लिया जाए तो उसी को हम लोग Fe3O4 बोलते हैं। FeO और Fe2O3 को इक्विमोलर प्रोपोर्शन में ले लिया जाए तो उसी को ही हम Fe3O4 बोलते हैं। तो 5 ग्राम सैंपल है एंड एन इनर्ट इम्प्योरिटी इज ट्रीटेड विद एक्सेस ऑफ KI सॉल्यूशन इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट H2SO4। देखिए KI सॉल्यूशन खुद होता है हमेशा ऑक्सीडाइज, यानी कि यहाँ रिड्यूस करेगा। तो रिड्यूस इसको तो क्या करेगा, Fe2O3 को रिड्यूस करेगा, Fe+3 से Fe+2 में लेके जाएगा। देख रहे हैं, इतना सा मैंने स्टेटमेंट पढ़ा है अभी और मैंने खुद ही अपनी एनालिसिस शुरू कर दी है। ये अगर आप मेरे से सीखेंगे तो कभी भी आप फेल नहीं करेंगे जे एडवांस्ड में। एक स्टेटमेंट पढ़ा, उसकी प्रोसेसिंग पूरी हो गई है। क्या हो गई प्रोसेसिंग? कोई एक्सेस ऑफ KI से जितना भी Fe2O3 था उसका सारा Fe+3 को Fe+2 में हम ले गए होंगे। आगे देखते हैं, द एंटायर आयरन कन्वर्टेड टू फेरसाइन, देखिए वही बोल रहा है, along with liberation of iodine, very good. The resulting solution is diluted to 100 ml. ओके, तो जो भी सॉल्यूशन था उसको फाइनली करते कराते हमने 100 ml बना लिया। 20 ml of the diluted solution requires 10 ml of 0.5 molar Na2H2O3 solution to reduce the iodine present. ओके, तो 20 ml में जितनी भी आयोडीन थी उसके लिए मेरा हाइपो कितना लगा? 20 ml में जितनी भी आयोडीन थी उसके लिए मेरा हाइपो लगा 10 ml of 0.5 मोलर Na2H2O3। तो 10 ml 0.5 मोलर यानी कि आ जाएगा मेरा 5 मिलीमोल्स हाइपो। 5 मिलीमोल्स अगर हाइपो लगा तो 20 ml में आयोडीन कितनी होगी? 20 ml में I2 हो जाएगी मेरी 5/2 मिलीमोल्स। तो बहुत आसानी से कह सकता हूं 100 ml में 5 टाइम्स होगी तो ये आ जाएगी I2 इज इक्वल टू 25/2 मिलीमोल्स। 25/2 मिलीमोल्स I2 लिबरेट हुई है KI सॉल्यूशन का Fe2O3 के रिएक्शन के बाद। ओके, तो हम इसको लिख के देख लेते हैं एक बार। Fe2O3 प्लस KI, इससे बनी I2 और इससे बना Fe2 प्लस। ये गया -1 से 0 में, तो हमने बोला 1 इलेक्ट्रॉन लॉस, और KI के एक्चुअली 2 चाहिए होंगे हमें तभी I2 पूरा आएगा, तो इंटू 2 हो गया। ठीक है, Fe का अगर हम देखें यहाँ पे +3 है, ये हमारे पास +2 ऑक्सीजन स्टेट है, तो हम इजीली कह सकते हैं क्या, 1 इलेक्ट्रॉन गेन। और Fe कितने हैं यहाँ पे? 2 हैं एक Fe2O3 में, तो इंटू 2 किया, तो यहाँ भी इंटू 2 कर देंगे, तो ये सारी ऑक्सीजन के अलावा अब और पोटेशियम के अलावा सब बैलेंस्ड है। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन लॉस 2 इलेक्ट्रॉन गेन। ठीक है, तो जो स्टोइशियोमेट्री यहाँ पे लिखी है वो हमारी पूरी कहीं ना कहीं काम करेगी। अभी अभी मैंने बोला 100 ml में 25/2 मिलीमोल्स I2 थी, तो ये भी पक्की बात है 25/2 मिलीमोल्स ही यूज हुआ है जो भी एक्सेस KI था। ठीक है, अगर ये 25/2 मिलीमोल्स यूज हुआ है, मतलब 25/2 मिलीमोल्स था ये वहां पे Fe2O3, तो इसका मास कितना रहा होगा? इसका मास भी निकाल लेते हैं, तो 25/2 इंटू 1/1000, ये आ गया इसका मोल्स। Fe2O3 का मॉलिक्यूलर मास 56 इंटू 2 112 प्लस 60 इंटू 3 48, ये आ गया 160 ग्राम पर मोल। तो इसका आ गया मास इंटू 160 ग्राम्स। तो ये कितना आ रहा है देख लेते हैं। (25 इंटू 8) 25 इंटू 4 इज 100। ठीक है, तो ये आ गया 200, तो 200 बाई 100 यानी 2 ग्राम्स आ गया। 2 ग्राम्स है हमारे पास Fe2O3 इस सैंपल में। परसेंटेज ऑफ Fe2O3 इन सैंपल इज, तो निकाल लेते हैं, 2 हमारे पास ये है ही, टोटल 5 था इंटू 100, तो ये आ गया हमारे पास 40%। बिल्कुल ठीक दिया है उन्होंने ऑप्शन ए। ठीक है, अब मुझे ये बताइए Fe2O3 मेरे पास 2 ग्राम्स था और कितना मोल्स था? 25/2 मिलीमोल्स था।
तो मैं बड़ी आसानी से कह सकता हूँ FeO भी मेरे पास 25/2 मिलीमोल्स होगा, क्योंकि मैंने बोला था इक्विमोलर प्रोपोर्शन में ही होते हैं जब ये Fe3O4 की तरह से जाने जाते हैं। तो 25/2 मिलीमोल्स हो गया FeO का। इसका मास अगर मुझे निकालना है तो इसका मास कितना हो जाएगा? FeO मॉलिक्यूलर मास 56 प्लस 16 72। तो इसका मास हो जाएगा दिस इक्वलेंट टू 25/2 इंटू 1/1000 इंटू 72 ग्राम्स। तो 36 और ये 2 कटा 25 से ये 40 टाइम्स गया, तो ये आया 9, ये आया 10, यानी कि 0.9 ग्राम्स FeO। तो 0.9 ग्राम्स FeO है। तो परसेंटेज ऑफ FeO देखते हैं, ये था परसेंटेज ऑफ Fe2O3 और परसेंटेज ऑफ FeO अगर हम देखेंगे तो 0.9/5 इंटू 100, तो ये आ गया मेरे पास 18%। जी हाँ, ये 28% वाला हमारा गलत हो जाएगा। हमारा यहाँ पे क्या आना चाहिए था? 18%, तब ये मेरा ठीक होता। परसेंटेज ऑफ इनर्ट इम्प्योरिटी 40% तो आपका Fe2O3, 18% आपका FeO। तो इनर्ट इम्प्योरिटी कितना आ जाएगा? 100 माइनस दिस परसेंटेज ऑफ इनर्ट इम्प्योरिटी कितना आ जाएगा? 100 माइनस 40 प्लस 18, 100 माइनस 58 आ गया 42%। जी हाँ, ये सही है हमारा। परसेंटेज ऑफ इनर्ट इम्प्योरिटी 32%, ये तो आपको समझ में आ ही गया। ऊपर वाला ऑप्शन अगर सही है तो ये वाला गलत हो जाएगा। यहाँ पे जब 42 होता तो काम सही होता। तो इसका आंसर आना चाहिए A and C। जी हाँ, इसका आंसर है A and C। तो देख रहे हैं, मेरे को इस क्वेश्चन के थ्रू आपको ये भी बताना था Fe3O4 को कैसे हम डील करते हैं। मुझे ये भी बताना था कैसे इनमें से एक कभी रिड्यूस होगा, इनमें से एक कभी ऑक्सीडाइज होगा, एंड फाइनली दिस एंड दैट। तो ये पूरा आपको मेरे को बताना था किस तरीके से इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। मतलब हमें प्रोफिशिएंसी ऑफ सब्जेक्ट की बात तो हमेशा ही करते चलना है। इनफैक्ट ये जो तरीका हमने देखा, देखिए कम से कम हमारे प्रोसेसिंग से हम इजीली आंसर तक पहुंच रहे हैं और बहुत डायरेक्ट पहुंच रहे हैं, कॉन्फिडेंस के साथ पहुंच रहे हैं। ये तरीका है एक्चुअली जे एडवांस के क्वेश्चंस को क्रैक करने का। और मैं कोई बहुत सिंपल, मतलब मैं आपको बताऊं इससे भी ज्यादा आसान क्वेश्चन आएंगे जे एडवांस में। मैं तो फिर भी एक ऐसे लेवल के क्वेश्चन ले रहा हूं जिसमें हमें आपको करते वक्त मजा भी आए। एक और क्वेश्चन ये देख लेते हैं। द कैल्शियम कंटेन्ड इन अ सॉल्यूशन ऑफ 1.048 ग्राम ऑफ द सब्सटेंस being analyzed was precipitated with 25 ml of H2C2O4। ठीक है, तो H2C2O4 की हेल्प से हमने कैल्शियम जो भी था सॉल्यूशन में उसको प्रेसिपिटेट करके एनालाइज किया। द एक्सेस ऑफ ऑक्सलेट इन 1/4 ऑफ द फिल्ट्रेट। ओके, इसमें एक्सेस में आ गया ऑक्सलेट और जो भी फिल्ट्रेट था उसका भी केवल 1/4 लिया। was back titrated with 5 ml of 0.1025 नॉर्मल KMnO4 सॉल्यूशन। ओके, तो देखिए अब आप, मैं इजीली यहां पे क्या कह सकता हूं? मैं इजीली यहां पे कह सकता हूं 5 ml 0.1025 नॉर्मल KMnO4, तो 5 इंटू 0.1025 मिली इक्विवेलेंट्स KMnO4 के हो गए, और ये 1/4 ऑफ एक्सेस ऑक्सलेट के भी मिली इक्विवेलेंट्स है। ठीक है, तो एक्सेस, टोटल एक्सेस ऑक्सलेट, टोटल एक्सेस ऑक्सलेट क्या आ जाएगा? 4 टाइम्स ऑफ दिस, तो 4 इंटू 0.1025 इंटू 5, ये आ गया टोटल एक्सेस ऑक्सलेट। ठीक है, टू डिटरमाइन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द ऑक्सलेट सोल्यूशन टेकन, इट वाज डाइल्यूटेड 4-fold। ओके, the titration of 25 ml of the dilute solution used up 24.1 ml of KMnO4 solution। तो डाइल्यूट सॉल्यूशन के 25 ml के साथ 24.1 ml KMnO4 सॉल्यूशन लगा। ओके ओके, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड इन द सब्सटेंस बीइंग एनालाइज्ड? ठीक है,
एक्सेस ऑक्सलेट तो मेरे पास ये आ गया। अगर मैं इनिशियल ऑक्सलेट की बात करूं तो वो मुझे निकालना है। अगर 4 फोल्ड डाइल्यूटेड सॉल्यूशन है, ठीक है, तो 25 ml के संग उसका KMnO4 इतना लगता है। तो एक्चुअल ओरिजिनल 25 ml H2C2O4 solution has 4 टाइम्स डाइल्यूटेड था तो 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। 24.1 ml आपका KMnO4 लगा और उसकी नॉर्मलिटी हमें पता है 0.1025 नॉर्मल है। ये मिलीक्युलेंट्स होंगे ऑक्सलेट में 25 ml में इनिशियली 25 ml में ऑक्सलेट के ये मिलीक्युलेंट्स होंगे और एक्सेस में ये बचे रह गए। ओके, तो ऑक्सलेट कितना यूज हुआ कैल्शियम के साथ वो हमें समझ में आ जाएगा, ठीक है, और उससे हम उसके मास और मोल्स और मास निकाल लेंगे, ठीक है। तो ऑक्सलेट यूज्ड विद कैल्शियम ऑक्साइड, ऑक्सलेट यूज्ड विद कैल्शियम ऑक्साइड इज इक्वल टू दिस माइनस दिस, तो 4 इंटू 24.1 इंटू 0.1025 माइनस 4 इंटू 5 इंटू 0.1025, दिस माइनस दिस करेंगे तो 4 इंटू 0.025 मैंने देखा सेम है, तो 24.1 माइनस 5 हो गया तो 19.1 आ गया। तो ये आ गया मेरे पास 4 इंटू 19.1 इंटू 0.1025 मिली इक्विवेलेंस हो गया ये। ओके, तो कैल्शियम ऑक्साइड इसके डिवाइड बाय 2 मिली मोल्स हो जाएगा और परसेंटेज निकालना है हमें, तो ठीक है, परसेंटेज आ जाएगा हमारे पास, परसेंटेज ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड। इसके पहले मिलीमोल्स लिखते हैं, 4 इंटू 19.1 इंटू 0.1025 मिली इक्विवेलेंट्स था, डिवाइड बाय 2 मिलीमोल्स आ गया, इंटू 1/1000 ये मोल्स आ गया, इंटू 56 इसका मास आ गया, क्योंकि इसका मॉलिक्यूलर मास 40 + 16 50, ये मास ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड हो गया। और टोटल मास कितना था स्टार्टिंग से, इंटू 1/1.048 और इंटू 100 किया तो परसेंटेज ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड इसके मास में आ जाएगा। ये सारी कैलकुलेशन है जो मुझे अब करनी है, ठीक है। देखते हैं इसको कैसे करेंगे। तो पहले तो 100 और ये 2 0 कटे, ये आ गया 2, ये गया और ये आ गया आपका 2, ठीक है। तो 56 इंटू 2 112 और 19.1, इसको एक बार लिख लेते हैं, आप है ना, हाँ, तो 19.1 इंटू 0.1025 इंटू 112 अपॉन 10.48, ओके। अगर मैं इसको अब कैलकुलेट करूंगा तो कैसे आएगा, चलिए इसको देखते हैं। इंटू 4 करूँगा तो 0.41 और ये आ जाएगा 4 2 8 4 8 28 आ जाएगा। 0.41 से भी कुछ काम चलेगा क्या, नहीं चलेगा। 19.1 इंटू 0.41 इंटू 28, ठीक है। अगर मैं कुछ अप्रॉक्सीमेशन सपोज लूँ यहाँ पे 19.1 इंटू 112 करते ही है ना, 112 इंटू 19.1 करते हैं, ठीक है, तो कितना आएगा 2
191 इंटू 2, तो 2 9 2 18 और ये 1 3 382 आ गया। फिर आ जाएगा 191, फिर आ जाएगा 191, 2 9 13 1 2, तो 213.9 आ गया, है ना। एक सेकेंड, नहीं 2139.2 आ गया, 2139.2 है ना। हाँ, तो ये आ गया मेरे पास 2139.2 इंटू 0.1025 अपॉन 10.48। देखिए ये कैलकुलेशन अगर मेरे पास आ रही है तो मैं चाहूँ तो इसको 100 मान सकता हूँ और इसको 21 मतलब 2100 मान सकता हूँ। देख रहे हैं आप, इसको मैं थोड़ा सा अप्रोक्सीमेट करके यहाँ पे रिड्यूस किया डिनोमिनेटर को 100 मान के, इसको भी थोड़ा रिड्यूस करूंगा तो 21, तो मेरे ख्याल से 21% आ जाएगा, क्लोज टू 21% ही आना चाहिए आंसर। अरे वाह, 21% इज द राइट आंसर। तो हमारी कैलकुलेशन के हिसाब से हमने 21% निकाल दिया। कुछ खास नहीं था, केवल एनालिसिस ये करनी थी। बैक टाइट्रेशन के क्वेश्चन का मतलब यही होता है, एक्सेस में कोई रिएजेंट पहले ले लिया, फिर उस एक्सेस को किसी और एजेंट से एनालाइज किया, एंड दिस इज हाउ वी सॉल्व। तो बैक टाइट्रेशन का क्वेश्चन भी मुझे आपको करके दिखाना था, क्योंकि हमें अपनी प्रोफिशिएंसी ऑफ द सब्जेक्ट पे भी ध्यान देना है। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। Calculate the amount of SeO3 in solution in the basis of following data. 20 ml of m by 60 solution of KbRO3 was added to a definite volume of SeO3 solution. ठीक है, हमने KbRO3 ये लिया और SeO3 solution में ये डाला. The bromine evolved was removed by boiling and excess of KbRO3 was back titrated with 5.1 ml of m by 25 solution of NaAsO2. Okay. तो ये दे दिया इन्होंने हमें। एटॉमिक मास ऑफ सेलेनियम इज 17, द रिएक्शंस आर गिवन बिलो। तो इसने पूछा है कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ SeO3 इन सॉल्यूशन। ठीक है, हमें SeO3 निकालना है। ओके, BrO3 हमें कितना मिला है 20 ml m/60 यानी 1/3 मिलीमोल। ओके, हमें BrO3 जो मिला है वो कितना मिला है 1/3 मिलीमोल। ये 1/3 मिलीमोल हमें मिला है। ठीक है, द ब्रोमीन इवॉल्व वॉज रिमूव्ड बाय बॉइलिंग एंड एक्सेस ऑफ KbRO3 वॉज बैक टाइट्रेटेड विद दिस। ठीक है, तो एक बात सिंपल हो गई, जब मुझे यहां से मिलेगा तो मुझे पता लग जाएगा एक्सेस ऑफ KbRO3 कितना था। तो जो BrO3 यहां यूज हुआ प्लस यहां यूज हुआ वो तो है 1/3 मिलीमोल। इसके मिलीमोल से पता लग जाएगा यहाँ पे ये कितना यूज हुआ, बचा हुआ यहाँ यूज हुआ होगा, उससे पता लग जाएगा ये यहाँ। बहुत सिंपल हो गया, इस क्वेश्चन को ऐसे ही कर लेते हैं। AS हमारे पास है यहाँ पे +3 ऑक्सीजन स्टेट में और ये +5 में जा रहा है, इसका एन फैक्टर हो गया 2। Br हमारे पास यहाँ पे +5 में है और यहाँ पे -1 में जा रहा है। ओ माय गॉड, 6 इलेक्ट्रॉन्स गेन, एन फैक्टर हो गया 6, इसका एन फैक्टर 6 है, इसका एन फैक्टर 2 है, तो ये हो जाएगा 1:3 के रेशियो में। ठीक है, ये हमें समझना था यहाँ पे बस। अब यहाँ पे देखते हैं, ऐसी हमारे पास है यहाँ पे +4 में और ये जा रहा है हमारा +6 में। Br यहाँ पे है हमारा +5 में और ये जा रहा है यहाँ पे 0 में। तो यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन्स गेन, एन फैक्टर हो गया 5, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स लॉस, एन फैक्टर हो गया 2। तो इसका एन फैक्टर 2, इसका एन फैक्टर 5, तो यहाँ पे 5 आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा। ये मैंने निकाल लिया, बस इतना ही मुझे चाहिए था, मेरा काम यहाँ से हो जाएगा। ये कितना आ रहा है 5.1/25 मिलीमोल्स, 5.1/25 मिलीमोल्स। तो ये कितना हो जाएगा, इसके डिवाइड बाय 3, तो ये आ जाएगा 5.1/75 मिलीमोल्स। ठीक है, इसको चाहें तो लिख सकता हूं मैं 1.7/25 मिलीमोल्स। तो BrO3- जो हमारा यूज हुआ SeO3 के संग, तो दिस यूज्ड विद
SeO3 2 माइनस, तो ये हो जाएगा 1/3 माइनस 1.7/25, ये मिलीमोल्स में वो यूज हो गया। ठीक है, तो SeO3 2 माइनस के कितने मोल्स होंगे? इंटू 5/2 टाइम्स ऑफ दिस। तो ये तो बहुत सिंपल हो गया, और अमाउंट पूछा है यानी कि मास पूछा है। तो अमाउंट ऑफ SeO3 2 माइनस, पहले इसके मोल्स निकालेंगे या मिलीमोल्स निकालेंगे, तो इसके मिलीमोल्स पहले आ जाएंगे 5/2 ऑफ 1/3 माइनस 1.7/25, ये इसके हो गए मिलीमोल्स, इंटू 1/1000 किया तो ये हो गए इसके मोल्स, और SeO3 2 माइनस का आयनिक मास, तो ये आ जाएगा मेरा Fe इज 79 और 48, 79 और 48 आ गया मेरे पास 127 ग्राम्स पर मोल, तो ये आ जाएगा इंटू 127। ये सारा मास आ रहा है मेरा ग्राम्स में। चलिए इसको देखते हैं, एनालाइज करते हैं। तो ये आ जाएगा 25 माइनस 5.1, 25 माइनस 5.1 आ जाएगा 19.9 है ना। हाँ, तो ये आ गया मेरे पास 5/2 इंटू 19.9 अपॉन 25 इंटू 3 इंटू 1/1000 इंटू 127। ये कहानी चल रही है अभी हमारी। तो 5 से तो ये कट गया, 5 आ गया, 5 2 ज़ा 10, ये आ गया। 3 से और खेल करना है तो ठीक है, तो नीचे आ रहा है मेरे पास 30,000, तो 19.9 इंटू 127 करना होगा। अगर मैं इसको 20 मान लूँगा तो कितना फ़र्क पड़ेगा? बहुत ज़्यादा तो फ़र्क नहीं पड़ेगा। उसको 126 मान लूँ। देखिए, मैं एक अप्रॉक्सीमेशन कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ? इसको मान रहा हूँ 20 और इसको मान रहा हूँ 126। बहुत फ़र्क नहीं है, छोटा सा फ़र्क है, पर इससे मेरी कैलकुलेशन सिंप्लीफाई हो सकती है। तो ये आ जाएगा 3 से डिवाइड किया तो ये आ जाएगा 4 2, ये आ गया 42, 42 इंटू 20 अपॉन 10,000, तो ये आ जाएगा मेरे पास 20 इंटू 42 अपॉन 2 इंटू 5 है 10,000 ना, ये आ गया। ये 2 भी कैंसिल हो गया, ये आ गया मेरे पास 84/1000, 0.082 ग्राम्स। ओ माय गॉड, 0.084 सॉरी, ये आ रहा है मेरे पास। अरे वाह, दैट्स ग्रेट, बिल्कुल सही। देखिए, कैलकुलेशन में भी मैंने कितना बढ़िया तरीके से आपको अप्रोक्सीमेशन करना सिखाया। अगर यहाँ पे हमने 19.9 को 20 मान लिया तो 127 को मैंने 126 मान लिया, जिससे ये 3 से डिविजिबल हो गया और ये मेरा इजी कैलकुलेशन में आ गया। बेसिकली आपको यही स्मार्ट कैलकुलेशन समझनी भी पड़ेगी। ठीक है, तो हम लोगों को इस तरीके से तेजस सीरीज में कंटिन्यूड एफर्ट करते चलना है। कितनी सारी चीजें हैं जो मैं आपको बताता हूं, इंपॉर्टेंट क्या है, कैसे क्वेश्चंस को अप्रोच करना है, कैसे कैलकुलेशन को आसान बनाना है, कैसे कैलकुलेशन नहीं करके भी डायरेक्ट आंसर तक पहुंचना है, सारी चीजें आप देखते हैं। तो ऐसे ही आप लोग LNJ यूट्यूब चैनल पे तेजस सीरीज को फॉलो करते रहिए और अपनी जे एडवांस प्रिपरेशन की ऊंचाइयों को रफ्तार से छूइए। तेजस सीरीज आपके लिए स्टे ट्यून्ड। तो इसके संग संग मेरी आप लोगों को ऑल द वेरी बेस्ट। अपनी प्रिपरेशन को, जे एडवांस की प्रिपरेशन को ऐसे ही आगे बढ़ाते रहिए एंड डू टेक अ वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू।